दोस्तों, हम इंसान भी ना बड़े पागल से हैं। हम जिस चीज़ के पीछे पागल हो जाते हैं उसे करके ही रहते हैं, और शायद इसी पागलपन की वजह से आज इंसान हर फील्ड में इतनी तरक्की कर चुका है, और चाहे वो अर्थ पे हो या फिर स्पेस में। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि स्पेस में हुई इतनी प्रोग्रेस के पीछे न केवल साइंस और साइंटिस्ट का बल्कि मैथ्स और मैथमेटिशियंस का भी एक बहुत बड़ा हाथ छिपा हुआ है। और आज उसी हाथ की 5 उंगलियों को मैं आपके सामने लाने वाला हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के मैथ्स के सफर को। दोस्तों, मैं कृष्णा पाठक एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स वर्ल्ड। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान ही चुके हैं, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से मैथ्स का यूज किया जाता है स्पेस साइंस में। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि हम लोग आज की इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। लेट अस हैव अ लुक एट द कंटेंट्स। सबसे पहले दोस्तों, हम लोग जानेंगे एक ऐसी इक्वेशन के बारे में जिसकी मदद से हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि एक रॉकेट को, एक स्पेस शटल को स्पेस में पहुंचाने के लिए कितना फ्यूल लगेगा, कितने फ्यूल की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद दोस्तों, हम लोग कैलकुलस के कुछ यूजेस देखेंगे स्पेस साइंस में। एंड उसके बाद दोस्तों, हम लोग ये देखेंगे कि किस तरीके से स्पेस में ऑब्जेक्ट्स की डिस्टेंस, स्पीड, ये सब निकाली जाती है मैथ्स की मदद से। उसके बाद दोस्तों, हम लोग जीपीएस से रिलेटेड कुछ चीजें देखेंगे। एंड देन हम लोग जो स्पेस में रूट्स होते हैं प्लैनेट्स के वगैरह के, इन सब के बारे में भी कुछ चीजें देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं हमारे यूज नंबर 1 को। दैट इज एक ऐसी इक्वेशन जिसकी मदद से हम लोग ये जान सकते हैं कि एक रॉकेट को कितना फ्यूल चाहिए होगा एक स्पेस शटल को स्पेस में पहुंचाने के लिए। तो दोस्तों, इसके लिए हम लोगों को फ्यूल के पीछे की छोटी सी साइंस को समझना पड़ेगा कि जो हमारा स्पेस शटल है उसमें उसका कुछ मास होता है, और इस मास को स्पेस में पहुंचाने के लिए हमको कुछ अमाउंट का फ्यूल चाहिए होता है। ये जो फ्यूल होता है इसको एक एक्सटर्नल टैंक में भरकर स्पेस शटल से अटैच कर दिया जाता है। लेकिन जब इस एक्सटर्नल टैंक को स्पेस शटल से हम लोग अटैच करते हैं तो स्पेस शटल के मास में इस एक्सटर्नल टैंक का और इसके अंदर जो फ्यूल भरा है उन दोनों का मास भी ऐड हो जाता है। अब ये जो एक्स्ट्रा मास ऐड हुआ है इसको भी तो स्पेस में हम लोग भेज रहे हैं, तो इस एक्स्ट्रा मास को स्पेस तक ले जाने के लिए 2 सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स लगाए जाते हैं दोनों साइड पे, एक लेफ्ट पे एक राइट पे, जिनमें की फ्यूल होता है, कुछ फ्यूल होता है जिसकी मदद से हम लोग ये जो हमारा एक्सटर्नल टैंक था और इसके अंदर जो फ्यूल भरा था उसको स्पेस तक पहुंचाते हैं। और अब इन जो सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स के अंदर फ्यूल है, इस फ्यूल का भी कुछ मास है, इसको भी हमको स्पेस में पहुंचाना है, तो इसके लिए हमको फिर और फ्यूल की जरूरत पड़ती है। तो इस तरीके से ये जो टोटल फ्यूल हमको चाहिए ये हम लोग इस इक्वेशन की मदद से निकालते हैं। ये इक्वेशन क्या है? इस इक्वेशन को दोस्तों रॉकेट इक्वेशन कहा जाता है, और ये है क्या? दैट इज मास फाइनल अपॉन टोटल मास इज इक्वल टू e to the power velocity final upon total velocity upon velocity at the end। इसका मतलब क्या है, इसको थोड़ा समझते हैं। सबसे पहले हमको लेफ्ट हैंड साइड में दिया है मास फाइनल, मतलब कि जब हमारा फ्यूल सारा खत्म हो जाएगा, यानी कि केवल स्पेस शटल का जो मास होगा वो है हमारा यहाँ पे, दिस इज द मास एक्सक्लूडिंग द फ्यूल। उसके बाद फिर दैट इज अपॉन टोटल मास, टोटल मास में हमारा फ्यूल का भी मास है। सो ये बेसिकली क्या है, इट इज फर्स्ट ऑफ ऑल मास excluding the mass of fuel upon mass including the mass of fuel। ये इक्वल है किसके? e to the power velocity final, मतलब फ्यूल खत्म होने के बाद स्पेस शटल को क्या वेलोसिटी चाहिए होगी स्पेस में ट्रैवल करने के लिए, दैट अपॉन वेलोसिटी एट द बिगिनिंग, स्टार्टिंग में, शुरुआत में उसको क्या वेलोसिटी चाहिए थी जब उसके अंदर फ्यूल भी भरा गया था। तो इस इक्वेशन की मदद से, इस रिलेशन को हम लोग कह सकते हैं, इस रिलेशन की मदद से हम लोग निकालते हैं कि एक स्पेस शटल को स्पेस तक पहुंचने के लिए कितना फ्यूल चाहिए होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग स्पेस साइंस में कैलकुलस के कुछ यूजेस जो हैं उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले दोस्तों, हम लोग जब एक स्पेस शटल को स्पेस में पहुंच रहे हैं, देन वो हमारे ग्रेविटेशनल पुल के अगेंस्ट जा रहा है, वो अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल के अगेंस्ट जा रहा है।
तो इस पुल को अपोज करने के लिए, इसके अगेंस्ट जाने के लिए, उस स्पेस शटल को उतने मास को कैरी करने के लिए किस वेलोसिटी से जाना पड़ेगा, ये वेलोसिटी हम लोग कैलकुलस की मदद से निकालते हैं और कैलकुलस मैथ्स का ही एक पार्ट है। उसके बाद दोस्तों अब देखिए इसकी का थोड़ा एक एडवांस वर्जन में हम लोग अगर जाते हैं तो ये स्पेस शटल जैसे जैसे हमारा ऊपर जा रहा है, तो मैंने आपको पहले कहा था, पहले हमने यूज डिस्कस किया था रॉकेट की इक्वेशन में कि हम लोग ने जो एक्सटर्नल टैंक लगाया था जिसमें कि कुछ फ्यूल भरा था, उस फ्यूल का कुछ मास था, उस मास को कैरी करने के लिए हमने सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स में फ्यूल भरा था। अब जब हमारा एक्सटर्नल टैंक का फ्यूल कंज्यूम होता जा रहा है तो उसका मास तो कम हो रहा है, राइट। तो अब जो हमको टोटल वेलोसिटी पहले चाहिए पूरे मास को ले जाने के लिए, अब उतनी वेलोसिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि अब मास कम हो गया है। तो इसीलिए अब फोर्स में, थ्रस्ट में, वेलोसिटी में कितना चेंज आएगा, कितना अंतर आएगा, इसके लिए भी हम लोग कैलकुलस का ही यूज करते हैं। उसके बाद दोस्तों हमने पहले ये जान लिया कि कितना फ्यूल चाहिए होगा, हमने ये जान लिया कि कितनी वेलोसिटी चाहिए होगी, हमने ये जान लिया कि क्या चेंज आएगा फोर्स में, थ्रस्ट में, वेलोसिटी में, जैसे जैसे स्पेस शटल ऊपर जाएगा, जैसे जैसे फ्यूल कंज्यूम होगा। लेकिन अब दोस्तों स्पेस शटल सिर्फ स्पेस में पहुंच नहीं रहा, वो या तो हो सकता है हम लोग उसको किसी प्लेनेट के अराउंड ऑर्बिट करा रहे हैं। अब उसको अगर हम ऑर्बिट करा रहे हैं या फिर सपोज हमको उसके सॉफ्ट लैंडिंग करानी है मून पे, तो उसके लिए हमको थोड़ा सा डीएक्सेलरेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर उसकी स्पीड ज्यादा हुई तो या तो वो आग बन जाएगा, राइट, आग उसमें आग लग जाएगी, या फिर वो उस प्लेनेट के सरफेस से टकरा कर चूर चूर हो जाएगा। तो इसीलिए हमको उसकी वेलोसिटी को कम करना पड़ेगा, उसको डीएक्सेलरेट करना पड़ेगा। और ये कितना कम करेंगे हम लोग, कितना हमको डिसेलरेट करना पड़ेगा, ये भी हम लोग कैलकुलस की मदद से ही निकालते हैं। उसके बाद दोस्तों जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि हम लोग ऑब्जेक्ट्स की स्पीड के बारे में भी कैसे मैथ्स यूज होती है वो जानेंगे। तो दोस्तों जो हमारे ये जो प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं सपोज सन के अराउंड या फिर किसी भी स्टार के अराउंड, तो इनमें दूसरे प्लैनेट से कुछ ग्रेविटेशनल पुल लगता है, जो जिस स्टार को वो ऑर्बिट कर रहे हैं उससे कुछ ग्रेविटेशनल पुल लगता है। इस सब ग्रेविटेशनल पुल के बाद वो कितनी स्पीड से जा रहे हैं ये भी हम लोग कैलकुलस का यूज करते हुए ही निकालते हैं। तो चलिए अब दोस्तों हम लोग जानते हैं किस तरीके से मैथ्स का यूज करते हुए हम लोग प्लैनेट्स की वगैरह की डिस्टेंस निकाल सकते हैं स्पेस में। इसके लिए दोस्तों साइंटिस्ट एक तरीके का यूज करते हैं, उसमें वो लोग क्या करते हैं, उसमें हम लोग या तो अर्थ से या फिर किसी सैटेलाइट के थ्रू रेडियो वेव्स छोड़ते हैं उस ऑब्जेक्ट पे जिसकी हम लोग को डिस्टेंस निकालनी है। ये जो रेडियो वेव्स होती हैं ये उस ऑब्जेक्ट के सरफेस से स्ट्राइक करके वापस आती हैं, इको करती हैं। तो अब इस इको में कितना टाइम लगा, इस टाइम को साइंटिस्ट नोट करते हैं और उसके बाद वो रेडियो वेव्स किस स्पीड से जा रही थी ये उनको मालूम था। तो अब उनको स्पीड मालूम है, टाइम मालूम है। तो अब एक ऐसा फॉर्मूला है जो कि अगर आप 5th में भी हैं तब भी आपको मालूम होगा कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो इसी सिंपल से फॉर्मूले का यूज करते हुए साइंटिस्ट स्पेस में ऑब्जेक्ट्स की डिस्टेंस को निकाल लेते। दोस्तों फिर मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि जो हमारा जीपीएस है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, उससे भी रिलेटेड एक यूज है। वो क्या है, जीपीएस के जो मैसेजेस होते हैं कॉम्प्रेस्ड मैसेजेस होते हैं, मतलब उनको एक तरीके से हमने छोटा कर दिया है, कॉम्प्रेस कर दिया है, वो वाले जो मैसेजेस होते हैं उनको ट्रांसमिट करने के लिए भी मैथ्स ही यूज की जाती है। अब जहाँ जीपीएस की बात आई है तो दोस्तों मैं आपको एक और चीज भी बताना चाहूंगा कि जीपीएस में सपोज हम लोग अपनी अर्थ पे यूज कर रहे हैं अपनी लोकेशन निकालने के लिए, तो आपका जीपीएस आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बताएगा, क्योंकि अर्थ पे किसी भी चीज को लोकेट करने के लिए हम लोग लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स का यूज करते हैं। लेकिन स्पेस में हम लोग ये यूज नहीं करते। स्पेस में हम लोग किसी चीज की, किसी ऑब्जेक्ट की, किसी प्लैनेट की लोकेशन को निकालने के लिए मैथ्स का एक चैप्टर है ना कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसी को यूज करते हैं। स्पेस में हम लोग लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स नहीं लेते, स्पेस में हम लोग x, y और z कोऑर्डिनेट्स के जरिए किसी भी चीज की लोकेशन को एक्सप्रेस करते हैं। तो दोस्तों ये एक यूज था कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी कि फिर से मैथ्स का स्पेस में। एंड हमारा आज का आखिरी यूज मैथ्स का स्पेस साइंस में क्या है, सैटेलाइट्स, रॉकेट्स, स्पेस प्रोब्स, इन सब के रूट्स को भी कैलकुलेट करने के लिए मैथ्स का ही यूज किया जाता है। तो
तो दोस्तों ये तो थी एक छोटी सी वीडियो स्पेस साइंस में मैथ्स के कुछ ही यूजेस के बारे में। इसके सिवा भी मैथ्स के बहुत सारे यूजेस हैं स्पेस साइंस के बारे में, स्पेस साइंस में, उनके बारे में भी मैं आपको जल्द ही बताऊंगा। टिल देन देखते रहिए मैथमेटिक्स वर्ल्ड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मिलते हैं जल्द ही। टिल देन देखते रहिए मैथमेटिक्स वर्ल्ड। मैथमेटिक्स नहीं, मैथमेटिक्स।